Hello everyone, this is Sasank Singh and welcome to my YouTube channel IS Point Best Way of Learning. Hope all of you are doing well. Today we are going to telling about you अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो। फ्रेंड्स, आइए हम चर्चा करते हैं कि किसी भी रोजगार जो है वहाँ मौजूद उसके अलावा और रोजगार कैसे आए ताकि जो लोग बेरोजगार हैं उनका धन का अर्जन हो सके। उपर्युक्त चर्चा से हम देख सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की गंभीर स्थिति बनी हुई है। यानी अगर एग्रीकल्चर फील्ड में हम देखें तो अभी भी कुछ न कुछ बेरोजगारी बनी हुई है। अब ऐसा क्यों है, उसका कारण क्या है, हम आगे आपको बताने जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल रोजगार नहीं मिला है। लोगों के लिए रोजगार की वृद्धि कैसे की जा सकती है, हम कुछ तरीकों को देखते हैं। आइए अब हम पढ़ेंगे कि वो तरीके कौन कौन से हैं, वो स्टेप कौन कौन से हैं जिससे कि रोजगार की वृद्धि की जा सकती है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको इसमें कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताया जाएगा जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल सिद्ध होगा। आइए हम एक स्टोरी के द्वारा ये समझेंगे कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो। हम लक्ष्मी और उसके 2 हेक्टेयर असिंचित भूखंड का उदाहरण लेते हैं। असिंचित भूखंड मतलब जहां सिंचाई की व्यवस्था ना हो और वहां सिर्फ सिंचाई के लिए वर्षा पर ही निर्भर रहते हों, वह असिंचित भूखंड कहलाता है। उसके परिवार की भूमि की सिंचाई हेतु एक कुएं का निर्माण करने के लिए सरकार कुछ मुद्रा व्यय कर सकती है या बैंक ऋण प्रदान कर सकता है। अब उनकी जो असिंचित भूखंड है लक्ष्मी जी का, उनकी असिंचित भूखंड की सिंचाई करने के लिए गवर्नमेंट एक कुएं का निर्माण करेगी या बैंक के द्वारा लोन मिल जाएगा, ऋण मिल जाएगा जिसके जरिए कुएं का निर्माण हो। तब लक्ष्मी अपनी भूमि की सिंचाई करने में सक्षम होगी और रबी मौसम में एक दूसरी फसल गेहूं उपजाती है। जब सिंचाई करने की व्यवस्था हो जाएगी तब वह उसी भूमि को, जिस भूमि को सिंचाई करने के लिए वर्षा के जल पर निर्भर होना पड़ता है, उसी भूमि की सिंचाई के लिए वर्षा के जल पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा और जब जब फसल को पानी की आवश्यकता होगी वह उसी कुएं से ही सिंचाई कर लिया करेगी। हम मान लेते हैं कि 1 हेक्टेयर गेहूं की फसल 2 लोगों को 50 दिनों बीज डालने, पानी देने, खाद डालने और कटाई में तक रोजगार प्रदान कर सकती है। यानी कि अगर उसी खेत में, उसी ज़मीन में अगर हम फसल बोते हैं गेहूं की, तो 50 दिनों में गेहूं की फसल तैयार होती है। तो ये 50 दिनों का जो प्रोसेस है, इसमें बुआई से लेकर के कटाई तक है। तो हम ये कह सकते हैं कि कम से कम 2 लोग इसमें इंगेज रहेंगे, 2 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। लेकिन परिवार के अन्य सदस्यों को अपनी ज़मीन में रोजगार मिल सकता है। अब मान लेते हैं ऐसे कई खेतों की सिंचाई के लिए एक नए बांध का निर्माण किया जाता है अथवा एक नहर खोदी जाती है। जैसे लक्ष्मी का 2 हेक्टेयर खेत है, ऐसे ना जाने उस एरिया में कितने और खेत होंगे और उन सभी खेतों के लिए एक प्लानिंग होती है कि सभी खेतों के लिए एक नहर की व्यवस्था की जाए जिससे कि सभी जो असिंचित भूखंड हैं उनकी सिंचाई की जाए। इससे कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हो सकेंगे और अल्प बेरोजगारी की समस्या कम हो जाएगी। अब कैसे? क्योंकि जब नहर खोदी जाएगी तो नहर की खुदाई करने के लिए भी मजदूर लगेंगे, कुछ मैन पावर यानी आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो बेरोजगार लोग बैठे हैं उनको रोजगार मिला कि नहीं मिला? और मिला किसके चलते? कृषि के ही चलते तो मिला।
भाई अगर कृषि को, खेत को पानी की आवश्यकता ना होती तो नहर की खुदाई क्यों होती। तो इसलिए रोजगार के एक नए अवसर का सृजन हो गया। दूसरी बात, जब खेतों के लिए पानी की व्यवस्था हो गई, सिंचाई की व्यवस्था हो गई, तो जो खेत असिंचित होने के कारण पड़े रहते थे, जब उन खेतों में पानी पहुंचने लगा तो लोग भी खेती करने लगे। और जब खेती करने लगे तो जहां एक खेत में 2 लोग 3 लोग काम करते थे या 10 लोग 20 लोग काम करते थे, वो सब डिवाइड हो गए, आपस में बट गए। 2 लोग उनके खेत में, 2 लोग उनके खेत में, तो सबको बराबर रोजगार भी मिला और सबको पैसे भी मिलने लगे। तो रोजगार न बढ़ने का कारण क्या था? वहां असिंचित क्षेत्र का होना, और उसके लिए सिंचाई की व्यवस्था हुई, जिससे कि अल्प बेरोजगारी भी कम हुई और लोगों को धन भी मिलने लगा। अब मान लेते हैं कि लक्ष्मी और दूसरे किसान पहले की तुलना में अधिक उत्पादन करते हैं। स्वाभाविक है, क्योंकि सिंचाई की कमी के कारण उत्पादन नहीं होता था, और सिंचाई की व्यवस्था हो गई तो उत्पादन उनको मिलने लगा। उन्हें कुछ उत्पाद बेचने की भी आवश्यकता होगी। जब खेतों में आवश्यकता से अधिक उत्पादन होगा तब हम उसको क्या करेंगे? घर में रख करके जितनी आवश्यकता होगी उसको हम रख लेंगे, बाकी आवश्यकता के अलावा जो भी है उसको हम मार्केट में विक्रय कर देंगे, बेच देंगे। तो उससे हमें क्या हुआ? धन का अर्जन हुआ, कुछ पैसे मिले, मुद्राएं मिली। तो यह रोजगार का अधिक सृजन हुआ कि नहीं हुआ? अब उसी पैसे से हम कोई और बिजनेस कर सकते हैं और कार्य कर सकते हैं, जिससे कि हमको और रोजगार मिल सकता है। तो रोजगार के नए नए अवसर विकसित होते गए। कहने का मतलब ये है, उसी कृषि से ही सिंचाई के आने पर इसके लिए उन्हें अपना उत्पाद नजदीक के शहर में ले जाने की आवश्यकता हो सकती है। यदि सरकार परिवहन और फसलों के भंडारण पर अथवा बेहतर ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर कुछ पैसा निवेश करती है तो छोटे ट्रक सब जगह पहुंच जाते हैं। अब जब फसलों के भंडारण के लिए और ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए सड़क की योजना सरकार बनाएगी तो उसमें भी कुछ लोगों की ज़रूरत होगी। उनको भी रोजगार मिल गया, उनको भी पैसे मिल गए, और फसल को खेतों से या घरों से मार्केट तक ले जाने के लिए कुछ न कुछ परिवहन की ज़रूरत पड़ेगी। अब परिवहन की जब ज़रूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ी, ये तो सिर्फ लक्ष्मी की ही बात है। और अगर और भी दूसरे किसान होंगे, उनकी भी फसल को बाजार में ले जाना होगा, उनको भी परिवहन की ज़रूरत पड़ेगी। तो परिवहन के जरिए भी कुछ लोगों को रोजगार मिला, सड़क के जरिए भी कुछ लोगों को रोजगार मिला। यानी कि सिर्फ एक जरिया, खेती के जरिए कितने लोग इसमें रोजगार मिल रहे हैं, कैसे कैसे नए नए रोजगार का सृजन हो रहा है। इस पॉइंट में हम यही पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से लक्ष्मी जैसे अनेक किसान जिन्हें अब पानी की सुविधा उपलब्ध है, फसलों की उपज और विक्रय कर सकते हैं। इस कार्य से केवल किसानों को ही उत्पादक रोजगार उपलब्ध नहीं हो सकता है, बल्कि परिवहन और व्यापार जैसी सेवाओं में लगे लोगों का भी रोजगार प्राप्त हो सकता है। यानी कि तीनों क्षेत्रक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तीनों क्षेत्रकों का इसमें धीरे धीरे वृद्धि हुई और तीनों क्षेत्रकों के लोगों को रोजगार मिला। लक्ष्मी की जरूरत केवल पानी तक ही सीमित नहीं है। खेती करने के लिए उसे बीजों, उर्वरकों, कृषिगत उपकरणों और पानी निकालने के लिए पंप सेटों की भी जरूरत है। एक निर्धन किसान होने के कारण वह सभी चीजों पर खर्च नहीं कर सकती। यह स्वाभाविक है। सिर्फ पानी ही हो और हमारे पास आधुनिक बीज ना हो, कीटनाशक ना हो, खाद ना हो, तो हम कैसे खेती में अधिक फसल का उत्पादन कर सकते हैं। तो ये सब भी ज़रूरत होती है। तो एक आम आदमी तो ये सब कर नहीं सकता है।
इन सभी की व्यवस्था करने के लिए उसे न कहीं से पैसे उधार लेने पड़ेंगे, कर्ज लेने पड़ेंगे, और जो पहले साहूकार होते थे वही पैसा उधार देते थे और वो उच्च ब्याज दर पर, यानी कि उनका जो इंटरेस्ट रेट होता था वो बहुत हाई होता था, यानी बैंकों से भी ज़्यादा। तो वह इन सभी चीज़ों को उचित समय पर खरीदने और अपनी भूमि पर खेती करने के लिए वह सक्षम हो जाएगी। तो हम ये देखते हैं कि ऐसे ऐसे करने के लिए, यानी कि नए नए रोजगार का सृजन कैसे हुआ। खेती के लिए सिंचाई की व्यवस्था हुई, फसल अधिक उत्पादित हुआ, उसको मार्केट में ले जाने के लिए सड़कों की आवश्यकता हुई, परिवहन की आवश्यकता हुई, और खेती के लिए उर्वरक, बीज, कीटनाशक, दवाइयों की भी ज़रूरत हुई। तो एक से ही ना जाने कितने कितने रोजगार का सृजन होता चला गया। सेम ऐसे ही हम अन्य कार्य भी कर सकते हैं। जैसे इस फिगर में हम देख रहे हैं कि कुछ महिलाएं हैं, पेंटिंग का काम कर रही हैं, ग्राउंडिंग का काम कर रही हैं, तो इसके ज़रिए भी लोगों को रोज़गार मिल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 20 लाख रोजगार का सृजन किया जा सकता है। अधिक डॉक्टर, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की भी आवश्यकता पड़ेगी। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो वहाँ भी हम सृजन कर सकते हैं। तो हर एक क्षेत्र में जो भी लिमिटेड हैं उनको और बढ़ा करके हम नए नए रोजगार का सृजन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। यदि इसमें से किसी को कहीं भी कोई डाउट्स है तो आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट के जरिए आप हमसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं और अपनी ज्ञानोवृद्धि में सहयोग IAS पॉइंट के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। कल तक के लिए आप सभी अध्ययन करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।